गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं गोल्ड डिगर चैनल। आज तारीख है 12 जून 2026 और हम लोग साथ में मिलकर आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ गोल्ड डिगर चैनल पे, यूट्यूब चैनल है, और साथ ही साथ आप पीडीएफ के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि सेम नाम से है, गोल्ड डिगर। ओके, तो इम्पोर्टेंट आज के द हिंदू में इम्पोर्टेंट न्यूज हैं, जैसे ईरान और यूएस के वार से रिलेटेड अपडेट, साथ ही साथ केरला में एक निपाह वायरस फैला है उससे रिलेटेड। इसके बाद हम लोग देखेंगे बैसिलरी डिसेंट्री केसेस जो कि केरला में ही स्प्रेड हुआ है। इसके बाद हम लोग निकोबार के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे न्यूज आएगा इंडिया और फ्रांस से रिलेटेड, जिसमें राफेल डील की बात की जा रही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन किया है जिसमें एक शिप से विस्फोटक पदार्थ को बाहर निकाला जो कि एक्सप्लोड नहीं हुआ था। ओके, फिर इसी केस में आगे बढ़े तो नीति आयोग की 11th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उससे रिलेटेड अपडेट देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोलंबिया में जो फीमेल जेनाइटल मल्टीलेशन है, यानी कि स्त्री का जो खतना है वो बैन किया गया है। इसके बारे में हम कुछ अपडेट देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले न्यूज से। तो हमारा पहला न्यूज है ईरान और यूएस से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रम्प बैक्स ऑफ फ्रॉम ईरान स्ट्राइक्स सिग्नल्स डील इज लाइकली। ओके, ट्रम्प ने फिर से बैक ऑफ कर गया है ईरान स्ट्राइक्स को लेकर। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि ट्रम्प ने कहा था कि हम लोग ईरान के ऊपर अटैक करते रहेंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं। ओके, लेकिन अभी न्यूज आया है कि उन्होंने बैक ऑफ किया है इस स्ट्राइक से, और कहा है कि डील हो सकती है अभी ईरान और यूएस के बीच में। तो चलिए क्या है न्यूज कवर करते हैं। ओके, आफ्टर 2 days of tit-for-tat strikes with Iran, US President Donald Trump on Thursday said he would pause further attacks just hours after threatening to hit the country very hard and seize Kharg Island and its energy infrastructure. He claimed that Tehran had approved talks. क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम लोग जो अटैक है उसे पॉज करते हैं, यानी अभी रोक देते हैं, ठीक है। और उन्होंने पहले थ्रेटन किया था, यानी धमकी दी थी कि हम लोग अटैक करेंगे वेरी हार्डली ईरान के ऊपर, खर्ग आइलैंड जो है वो कैप्चर कर लेंगे और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कैप्चर कर लेंगे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्री है इनकी, ईरान की, वो कैप्चर करने की बात की जा रही थी। तो चलिए देखते हैं कि ये खर्ग आइलैंड है क्या, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोकेशन ध्यान में रखें जो जो न्यूज में है। जैसे अगर आप यूपीएससी का इस बार का पेपर देखे होंगे तो अभी जो चल रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास का ही इलाका न्यूज में था, उसी से रिलेटेड एग्जाम में आया था कि कौन कौन सा देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सब देश आसपास है, कुवैत भी आप देख सकते हैं। तो इसी लाइन में हम लोग याद रखेंगे खर्ग आइलैंड यहाँ पे है ईरान के पास। ओके, ये है पर्शियन गल्फ, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दो देश लगता है, एक है ओमान का ये छोटा सा पार्ट। ओके, ये देखिए ये है ओमान और इसका छोटा पार्ट यहाँ पे है, और कौन है, ईरान है। ओके, तो दो देश है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। और खर्ग आइलैंड कहाँ है ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूज में है, ही सेड, यानी कि ट्रम्प said adding that the US naval blockade of Iranian ports will remain in full force and effect until this transaction is finalized. इस न्यूज में कहा गया है कि ट्रम्प ने कहा है कि यूएस नेवी का जो ब्लॉकेड है वो वैसे ही रहेगा, यानी कि इस वाले एरिया में जो ईरान की जो शिप्स आ रही थी उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है यूएस नेवी ने, वो वैसे ही रहेगा जब तक कि कोई डील ना हो जाए। ओके,
तो ये थी न्यूज फ्रंट पेज की, इससे ज़्यादा फ्रंट पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं था। ओके, आगे हम लोग 5 नंबर पेज नंबर 5 पे आते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ वो न्यूज कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। हम वो बिल्कुल कवर नहीं करेंगे जो कि एक्स्ट्रा होगा। एग्जाम की तैयारी में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान में रखें कि क्या नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये जानने क्या पढ़ना है ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, एग्जाम को समझने के लिए। ओके, तो आगे देखते हैं। अगला न्यूज है निपाह वायरस से। क्या है कि केरला एक जगह है कोझिकोडे। यहाँ पे देखिए कोझिकोडे, ये वही जगह है जिसे हिस्ट्री में कालीकट बोला जाता है, जहाँ पे कोलंबस आए थे, सॉरी वास्को डी गामा आए थे 1948 में पहली बार। ठीक है, तो वहीं पे क्या है, निपाह वायरस फैला हुआ है, वहाँ पे एक इन्फेक्टेड पर्सन पाए गए हैं। ओके, चलिए तो न्यूज को कवर करते हैं। The health department in Kerala is maintaining maximum vigilance and taking up possible preventive measures to ensure that the current Nipah outbreak in Kozhikode is contained and that no nosocomial or human-to-human transmission of virus occurs. क्या है कि केरला की हेल्थ डिपार्टमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि ये जो निपाह वायरस है वो फर्दर आगे ना स्प्रेड हो, आगे ना फैले। ओके, और वो लोग पॉसिबल प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये कहाँ फैला हुआ है, कोझिकोडे, वहां पे एक पर्सन है। फिर आगे न्यूज है, एज ऑफ नाउ देयर वाज नो नीड फॉर एम्बार्कमेंट अ कंटामिनेटेड जोन एज नन अदर देन द पेशेंट हैड शोन एनी सिम्टम्स। क्या कह रहा है कि सिर्फ एक पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड पाए गए हैं और कोई पर्सन इन्फेक्टेड नहीं पाए गए हैं, इसीलिए कंटामिनेटेड जोन बनाने की जरूरत नहीं है, ये न्यूज है। ठीक है, तो क्या है कंटामिनेटेड जोन, तो ध्यान दीजिएगा, जब कोविड-19 फैला हुआ था तो जो लोग इन्फेक्टेड हो गए थे उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा था, मतलब एक आइसोलेशन में लोगों से अलग रखा जा रहा था ताकि ये और भी ना फैले। ओके, तो लोगों को घर पे या फिर पॉसिबल हो तो हॉस्पिटल्स में क्वारंटाइन किया जा रहा था, उसे बोलते हैं कंटामिनेटेड जोन। ओके, कंटामिनेटेड जोन यानी कि वो जोन जहाँ पे फैला हुआ है उसे थोड़ा सा अलग रखा जाए बाकी लोगों से ताकि ये ना फैले। तो ये कंटामिनेटेड जोन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्दर स्प्रेड नहीं हुआ है निपा वायरस, बस एक पर्सन में पाया गया। ये है अपडेट। तो दोस्तों, निपाह वायरस न्यूज में है, उसी तरह एक और वायरस अभी न्यूज में चल रहा है जो कि इबोला वायरस है। ये फैलता है, वायरस का नाम है बूंदी बुगियो वायरस। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये जो इबोला वायरस है दुनिया के किस रीजन में अभी फैला हुआ है? कमेंट कीजिएगा जवाब, मैं देखूंगा कि किन किन लोगों ने कमेंट किया है, और जिनका सही आंसर होगा उन्हें मैं हार्ट लाइक कर दूंगा। ओके, चलिए, ताकि बाकी लोग समझ पाएंगे कि सही आंसर क्या है। चलिए आगे देखिए, बैसिलरी डिसेंट्री केसेज, ये भी केरला में फैला हुआ है। तो क्या है बैसिलरी डिसेंट्री? ठीक है, तो ये एब्डोमिनल एरिया, मतलब हमारे पेट अतड़ियों से रिलेटेड एक डिजीज है जो कि फैला हुआ है। ये भी केरला में फैला हुआ है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि डायरिया जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। ठीक है, यानी ब्लड आता है हमारा, ठीक है, ब्लड रिलीज होता है, और पेट में क्रैम्प्स होते हैं यानी पेट दर्द होता है, हाई फीवर होता है, वॉमिटिंग जैसा होता है फील। ठीक है, तो ये होता है बैसिलरी डिसेंट्री केसेस में। इसका एक और नाम है सिंगेलोसिस। ठीक है, एक और नाम इसका है सिंगेलोसिस। यह फैलता है सिंगेला वायरस से। ध्यान दीजिएगा, सिंगेला वायरस से। ठीक है, तो क्या है न्यूज, चलिए कवर करते हैं। मोर केसेस ऑफ सिंगोलासिस मतलब बैसिलरी डिसेंट्री, अ हाईली contagious bacterial diarrheal disease caused by Shigella are being reported across Kerala with a total of
34 केसेस रिपोर्टेड इन जून अलोन। क्या है कि इस महीने में सिर्फ जून में ही 34 केसेज आ चुके हैं बैसिलरी डिसेंट्री के। ओके, जो कि एक प्रॉब्लम है। ओके, तो बैसिलरी डिसेंट्री क्या है मैंने आपको समझाया। अब देखते हैं ये होता कहाँ पे है। तो ये सिलोसिस यानी कि बैसिलरी डिसेंट्री इज सेप्रोडिकली रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एवरी ईयर विथ ओकेजनल आउटब्रेक्स। क्या है कि हर साल केरला के सारे जिलों में ये हर साल के इसके बैसिलरी डिसेंट्री के केसेस देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि बैसिलरी डिसेंट्री ये है क्या। इट इज अ सीवियर form of diarrheal outbreak involving intestinal tissue invasion by the bacteria, causing high infectious, bloody and mucoside stools accompanied by high fever and severe abdominal cramps। क्या कहा गया है कि ये डायरिया जैसा सिम्टम शो करता है, जिसमें हम लोग जो स्टूल जो पूप करते हैं यानी कि हम लोग जो पोटी करते हैं उसमें ब्लड आता है, या फिर हाई फीवर होता है, पेट में क्रैम्प्स होता है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ओके, अब देखते हैं ये फैलता कैसे है। द इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड कॉन्टैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड सर्फेसेज एंड एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस। क्या है कि ये जो इन्फेक्शन है वो कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है, फूड से फैलता है, और कंटैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड सरफेस, कोई भी सरफेस है वहां पे बैक्टीरिया ये है। ओके, उसके कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन आ गया तब ये जो है स्प्रेड होता है। तो ये थी न्यूज। तो ध्यान दीजिएगा, तीन, एक निपाह को ध्यान में रखिएगा, बैसिलरी डिसेंट्री को ध्यान में रखिएगा और इबोला को ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए इसी लाइन में अगर हम आगे बढ़े तो क्या है कि हम लोग जब भी पढ़ाई करेंगे तो न्यूज को कवर करेंगे और साथ ही साथ न्यूज पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को सेलेक्ट करेंगे, जो हम और आप दोनों मिलकर होमवर्क के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, कि निकोबार में इलेक्शन को लेकर क्या डिबेट चल रहा है। ओके, ये पूरा आर्टिकल आप भी पढ़िएगा, होमवर्क के लिए है ये, और मैं भी पढ़ूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका बेसिक मैं बता देता हूँ कि क्या है कि ये हमारा इंडिया है। इंडिया के इस रीजन में है अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके, तो अंडमान निकोबार, ये देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट अंडमान और नीचे वाला पार्ट निकोबार कहलाता है। तो हो गया ना अंडमान एंड निकोबार। तो क्या है कि निकोबार में इलेक्शन कराए जाने की बात की जा रही है, उसी से रिलेटेड ये अपडेट है। ओके, चलिए इसके साथ ही साथ अगर देखें तो एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। ठीक है, अंडमान निकोबार का सबसे सॉदर्न पार्ट, ये वाला पार्ट, ये ग्रेट निकोबार कहलाता है। तो ग्रेट निकोबार में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात की जा रही है, जिसमें एक पोर्ट यानी कि एक सी पोर्ट, एक एयरपोर्ट, ठीक है, साथ ही साथ एक टाउनशिप, साथ ही साथ एक पावर प्लांट जो कि गैस और सोलर से चलेगा। ये चार चीज, 1 2 3 4, और साथ ही साथ टूरिस्ट जोन, ये 5 चीज बनाए जाने की बात की जा रही है। ठीक है, ये इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में। तो इस न्यूज़पेपर पे बस इतना ही था। आगे जब मैंने देखा तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मिला नहीं, तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते मुझे पेज नंबर 12 पे इंपॉर्टेंट न्यूज मिला, जो कि है फ्रांस और इंडिया के रिलेशन से रिलेटेड और राफेल डील से। ठीक है, देखिए न्यूज क्या है। फ्रांस बैक्स मेक इन इंडिया इन डिफेंस सिग्नल्स नाउ मॉडल फॉर राफेल डील। फ्रांस जो क्या कह रहा है कि वो सपोर्ट करता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। ठीक है, और नए तरीके से हम लोग नए मॉडल पे हम लोग राफेल डील के ऊपर बातचीत करेंगे, उस पर काम करेंगे, ये है। तो चलिए क्या है अपडेट। तो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो G7 समिट में फ्रांस जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये अपडेट आया है। तो देखिए क्या है। Ahead of Prime Minister Narendra Modi visit to France for G7 summit, French diplomatic sources on Thursday said
The nation's future dependence cooperation with India, including the proposed Rafale fighter jet deal, will be aligned with the Make in India initiative and based on an equal partnership. क्या है कि फ्रांस तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि ये जो हम लोग डिफेंस डील करते हैं, ओके, जिसमें राफेल फाइटर जेट का डील भी इंक्लूडेड है, वो आगे फोकस्ड होगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे, और हम लोग इक्वल पार्टनरशिप के बेसिस पे काम करेंगे। ये वहां से फ्रांस से अपडेट आया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। फ्रांस हैज रिट्रेटेड इट्स कमिटमेंट टू इंडियाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम in defense sector, signaling that the proposed procurement of 114 Rafale fighter jets for the Indian Air Force would be structured differently from previous defense deals. पहले क्या होता था कि डिफेंस डील में फ्रांस से बनकर फाइटर जेट्स आते थे, ओके, लेकिन अब क्या होगा कि अब जो है वो राफेल फाइटर जेट ये सब जो बनेगा वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर होगा, यानी कि इंडिया में बनाए जाएंगे, ठीक है, ये कहा जा रहा है। चलिए आगे देखिए। इंडिया इज करेंटली एडवांसिंग अ मेगा डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एस्टिमेटेड एट अराउंड 3.25 लाख करोड़ फॉर राफेल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। क्या है कि इंडियन एयरफोर्स 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है फ्रांस से लेने वाली है, जो कि 3.2 लाख करोड़ की डील है, ये यहीं पे लिखा हुआ है। तो हम लोग अलग अलग देशों से डिफेंस के लिए जो डिफेंस को चाहिए वो अलग अलग देशों से बारूद, एयरक्राफ्ट और शिप्स वगैरह खरीदते हैं। तो हम लोग फ्रांस से राफेल खरीदते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी याद रखिएगा कि इस साल के बजट में, यानी बजट 2026-27 में सबसे ज्यादा जो है वो अलॉटमेंट दिया गया है डिफेंस को, ठीक है। डिफेंस को जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो बजट एलोकेट किया गया है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को किया गया है, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला न्यूज है इंडियन नेवी से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडियन नेवी से रिलेटेड। तो क्या है कि एक शिप थी, ठीक है, एक शिप थी जिसका नाम है एमटी ओलंपिक लाइफ। ये मार्शल आइलैंड की शिप थी, इसका नाम है एमटी ओलंपिक। ये हिट किया गया एक विस्फोटक से, लेकिन ये फटा नहीं विस्फोटक। इसके बाद क्या करती है कि इंडियन नेवी एक ऑपरेशन चलाती है और जाकर ये जो विस्फोटक है इसे रिकवर करती है। ये देखिए हमारे बहादुर जवान ये रिकवर कर रहे हैं, ओके। तो ये था, ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे एक बार मैं एनडीए का एग्जाम दे रहा था तो उस वक्त क्या था कि एक सबमरीन थी, एक पानी के अंदर जाने वाली एक छोटी सी शिप थी जो कि टूरिस्ट के लिए बना हुआ था, जिसमें बैठकर लोग जाते थे और टाइटैनिक डूबी हुई है उसे देखते थे। तो वो अंदर जाकर क्रश हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर, पानी के प्रेशर से वो क्रश हो गया। तो उसके बारे में न्यूज आया था कि वो किस कंपनी की थी, ठीक है। तो वैसे ही ध्यान में रखिएगा कि इस शिप का नाम क्या था, एमटी ओलंपिक लाइफ, ठीक है। चलिए एक बार न्यूज को पढ़ लेते हैं। द नेवी हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ कॉम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क ऑपरेशन टू रिकवर एंड सेफली dispose an unexploded missile warhead from a crude oil tanker that was route to Kochi after suffering damage off the coast of Oman। क्या था कि ये शिप ओमान के नजदीक था, वो कोची आ रही थी, ठीक है, कोची आ रही थी, लेकिन रास्ते में ही जैसा कि आप जान सकते हैं कि ओमान स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले रीजन में वॉर चल रहा है, तो इस पे एक हिट हो गया, ठीक है। तो ये हिट हो गया तो इसी को, ये जो विस्फोटक है जो कि एक्सप्लोड नहीं हुआ था उसको रिकवर की इंडियन नेवी ने। तो ये थी न्यूज।
जो कि पीआईबी पे भी छपी हुई थी, ठीक है? पीआईबी पे भी पब्लिश की हुई थी, तो इसीलिए मैंने इसे कवर किया। चलिए, अगला न्यूज़ देखते हैं, जो कि है नीति आयोग से रिलेटेड। ओके, तो नीति आयोग से रिलेटेड है ये। तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। क्या है कि हमारे देश में इंडिया को कैसे आगे फर्दर डेवलप किया जाए, तो उसके प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन हुआ करता था पहले, जिसके अंडर आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना। तो प्लानिंग कमीशन के अंदर पंचवर्षीय योजना आया करता था, लेकिन ये 2014 को के बाद इसे चेंज करके कर दिया गया नीति आयोग, ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2015 से शुरू हुआ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी 11th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई। तो नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो वो होते हैं पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने उसे प्रिसाइड किया, ठीक है। तो ये हुआ 11 जून 2026 को। इसका थीम क्या था, थीम ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका थीम था इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट द रेट 2047, यानी 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने की कोशिश की जा रही है इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ, यानी कि इंसान का इंक्लूसिव चारों तरफ से डेवलपमेंट हो। तो कैसा डेवलपमेंट हो, वो उसे स्किल आए, ठीक है, वो ह्यूमन ह्यूमन एज अ ह्यूमन कैपिटल बन पाए, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, हेल्थ न्यूट्रिशन अच्छे से मिले, उसकी डिग्निटी इक्विटी मेंटेन रहे, ठीक है। ये सब चीजें फोकस में रख के विकसित भारत बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए, तो इस पे न्यूज ये है कि हमारे पीएम जो कि नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इस मीटिंग को प्रिसाइड किया। देखिए यहाँ पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे आस्क्ड the states to balance the opportunities of artificial intelligence with safeguards against emerging social challenges such as cyber fraud and drug abuse, while warning of risk posed by El Nino condition and calling for a strong water conservation measures। क्या है कि ये चेयर कर रहे थे, एज ए चेयरपर्सन थे 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, जो कि नीति आयोग की थी। उन्होंने इस मीटिंग में कहा कि साइबर फ्रॉड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये एक सोशल चैलेंज है। उसी तरह एल नीनो, इस बार इंडिया में अच्छी मॉनसून नहीं होगी, तो फूड सिक्योरिटी का कंसर्न बना हुआ है। तो इन सब ध्यान में रखते हुए हमें मेजर्स लेना चाहिए, यानी कि हमें कुछ भी आगे करना चाहिए तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए, यही उन्होंने कहा, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, ठीक है। इस बार के नीति आयोग के 11th काउंसिल गवर्निंग मीटिंग का थीम क्या था, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला न्यूज है कोलंबिया से। तो कोलंबिया में क्या था कि पहले जो था ना, कि कुछ ऐसे कम्युनिटीज थे, वहाँ पे फीमेल जेनाइटल मल्टीलेशन होता था, मतलब खतना होता जो है वो फीमेल यानी स्त्रियों का खतना होता था, ये कुछ कम्युनिटीज में था, ठीक है। लेकिन कोलंबिया ने इसे बैन कर दिया हाल ही फिलहाल, ठीक है। तो देखिए, कोलंबिया विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका टू पास सच लेजिस्लेशन। कोलंबिया लैटिन अमेरिका यानी अमेरिका के आसपास जो देश है, उनमें से पहला ऐसा देश बना है जो कि फीमेल जेनाइटल मल्टीलेशन को बैन किया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आज के न्यूज पेपर पे बस इतना ही इम्पोर्टेंट था, और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।